उस रात जब पूरा गांव सो रहा था और आसमान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था, तभी एक ऐसा सच जम लेने वाला था जो सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तेज बारिश, बिजली की चमक और हवाओं की डरावनी आवाज, सब कुछ मिलकर जैसे ये बता रहे थे कि आज की रात आम नहीं है। गांव का नाम था धर्मपुर, एक छोटा सा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि अफवाहों से पहचानते थे। और उसी गांव में खड़ी थी एक पुरानी, बड़ी और थोड़ी डरावनी सी हवेली, जिसके अंदर रहती थी माधवी देवी। उम्र लगभग 32 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में गहराई, लेकिन दिल में एक ऐसा अकेलापन जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। उस रात माधवी देवी अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में अपने पति की पुरानी तस्वीर, और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो धीमी आवाज में बोली, आपके बिना ये सब कुछ खाली खाली लगता है। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर इतनी तेज दस्तक हुई कि माधवी एकदम से घबरा गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 12 बजे थे। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो नीचे आई। धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो था गोपाल, उसका पुराना नौकर, पूरा भीगा हुआ, कपड़े कीचड़ से भरे हुए, होंठ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। मालकिन, उसने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, बाहर बहुत तेज तूफान है, कहीं जाने की जगह नहीं बची। इसलिए उसकी बात अधूरी रह गई। माधवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। अगर कोई और होता तो शायद दरवाजा बंद कर देता, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। बस यहीं से वो पल शुरू हुआ जिसे बाद में पूरा गांव गलत नाम देने वाला था। गोपाल अंदर आया। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। माधवी तुरंत अंदर गई, एक सूखा तौलिया लेकर आई। पहले खुद को सुखा लो। उसकी आवाज में न कोई अहंकार था, न कोई दूरी। गोपाल हैरान था। मालकिन, आप खुद? माधवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा हुआ था। आज मालिक और नौकर का रिश्ता भूल जाओ। आज सिर्फ इंसानियत है। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी ये देखना चाहता हो कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद माधवी रसोई से गरम चाय लेकर आई। गोपाल ने कांपते हाथों से कप पकड़ा। इतनी रात को बाहर क्यों थे? माधवी ने पूछा। गोपाल की आंखें झुक गई। मां बीमार है, दवाई लेने शहर गया था, लेकिन पैसे कम पड़ गए। उसकी आवाज भर गई। दवाई नहीं ला पाया। ये सुनते ही माधवी का दिल अंदर से हिल गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे अंदर गई, और जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने पैसे गोपाल की तरफ बढ़ाए। ये लो, सुबह जाकर अपनी मां की दवाई ले आना। गोपाल पीछे हट गया। नहीं मालकिन, मैं ये नहीं ले सकता। माधवी की आवाज इस बार थोड़ी सख्त हो गई। ये एहसान नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। गोपाल चुप हो गया। उसने धीरे से पैसे ले लिए, और उसी पल एक जोरदार बिजली गिरी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। गोपाल डर के मारे एक कदम पीछे हटा, और माधवी भी घबरा गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों बहुत करीब आ गए, लेकिन माधवी ने तुरंत खुद को संभाल लिया। डरो मत, मैं मोमबत्ती लाती हूं। जब मोमबत्ती जली, उसकी हल्की रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखाई देने लगे। गोपाल ने पहली बार ध्यान से देखा कि माधवी कितनी अकेली है, और माधवी ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। लेकिन यही वो पल था
जहां से कहानी बदलनी शुरू हुई। गोपाल ने धीरे से कहा, मालकिन, मैं यहां नहीं रुक सकता। अगर गांव वालों ने देख लिया तो गलत समझेंगे। माधवी कुछ सेकंड तक खामोश रही। उसने खिड़की से बाहर देखा। तेज तूफान, अंधेरा और कोई सहारा नहीं। फिर उसने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या हुआ अगर लोग गलत सोचेंगे? गोपाल ने सिर झुका लिया। दुनिया सच नहीं देखती, बस अपनी कहानी बना लेती है। यह सुनकर माधवी की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय एक फैसला लिया। आज की रात तुम यही रहोगे। गोपाल चौंक गया, लेकिन मालकिन, माधवी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। ये मेरा फैसला है और ये गलत नहीं है। बाहर तूफान और तेज हो गया था, लेकिन उस हवेली के अंदर दो लोग बैठे थे। एक जो बहुत अकेली थी, दूसरा जो बहुत मजबूर था। और दोनों के बीच न कोई लालच था, न कोई गलत इरादा, सिर्फ इंसानियत थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली तूफान अभी शुरू होना बाकी है, क्योंकि सुबह होते ही पूरा गांव उनकी इस एक रात को एक ऐसी कहानी बना देगा जो उनकी जिंदगी बदल देगी। सुबह जब पहली किरण धीरे धीरे धर्मपुर गांव की गलियों में उतर रही थी, जब पक्षियों की हल्की आवाजें एक नई शुरुआत का एहसास दे रही थी, तभी उसी सुबह के अंदर एक ऐसा जहर घुल रहा था जो कुछ ही घंटों में दो जिंदगियों को बर्बाद करने वाला था। माधवी देवी की आंख धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल के लिए छत की तरफ देखा, जैसे रात को याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसे सब याद आ गया। तूफान, दरवाजे की दस्तक, गोपाल और वो पूरी रात। वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। गोपाल हॉल के एक कोने में जमीन पर ही सोया हुआ था, एक पतली सी चादर ओढ़े हुए, जैसे उसने खुद ही अपनी मर्यादा की रक्षा कर ली हो। माधवी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। उसने मन ही मन कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर लोगों ने उसके लिए पहले ही फैसला सुना दिया है। हवेली के बाहर दो औरतें खड़ी थी, ललिता और फूलवती। गांव की वही औरतें जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी होती थी। ललिता ने खिड़की की तरफ झांकते हुए धीरे से कहा, अरे देख, दरवाजा खुला है, कुछ तो गड़बड़ है। फूलवती ने आंखें सिकोड़कर अंदर देखा, और जैसे ही उसकी नजर गोपाल पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, ये अकेलापन कुछ ना कुछ जरूर करवाएगा। बस इतना देखना था। कहानी बन चुकी थी, सच जाने बिना, इरादे समझे बिना, बस एक झलक और फैसला तैयार। ललिता ने तुरंत कहा, चल, ये खबर अभी पूरे गांव को बताते हैं। और फिर जो हुआ वो तूफान से भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ ही घंटों में धर्मपुर गांव की हर गली में, हर घर में, हर चौपाल में बस एक ही बात गूंज रही थी। सुना क्या? माधवी देवी ने अपने नौकर को रात भर घर में रखा। अरे रखा नहीं, कुछ और ही हुआ होगा। इतनी बड़ी हवेली और अकेली औरत, कुछ तो गड़बड़ है। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, अपना अंदाज था, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं थी। उधर हवेली के अंदर गोपाल की आंख खुली। वो जैसे ही उठा, उसे बाहर से आती आवाजें सुनाई दी। लोगों की बातें, हंसी, ताने। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से बाहर आया। मालकिन, उसने घबराई हुई आवाज में कहा, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। माधवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। लोग क्या कह रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। गोपाल ने सिर झुका लिया। वही जो उन्हें नहीं कहना चाहिए।
कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, दुनिया सच नहीं देखती। माधवी ने उसकी तरफ देखा। गलती हमारी नहीं है, तो डर क्यों रहे हो? गोपाल की आंखों में दर्द था, क्योंकि सजा हमेशा सच बोलने वालों को ही मिलती है। ये बात सीधे माधवी के दिल में लगी, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया। दोपहर होते होते गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया, आज शाम को पंचायत बैठेगी और माधवी देवी को जवाब देना होगा। ये सुनते ही हवेली के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। गोपाल घबरा गया। मालकिन, मैं सबके सामने सच बता दूंगा। माधवी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान बहुत भारी थी। यहां सच बोलने वालों को कोई नहीं सुनता। शाम धीरे धीरे उतरने लगी और गांव का हर इंसान चौपाल की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। माधवी देवी सफेद साड़ी में सीधे कदमों से बिना डर के चौपाल की तरफ बढ़ रही थी। गोपाल उसके पीछे था, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। चौपाल पर सैकड़ों आंखें सिर्फ उन्हें ही देख रही थी। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, माधवी देवी, क्या यह सच है कि आपने अपने नौकर को रात भर अपने घर में रखा? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। हर कोई बस उसी जवाब का इंतजार कर रहा था। माधवी ने गहरी सांस ली और बिना झिझक के कहा, हां, यह सच है। बस इतना सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। देखा, हमने कहा था, इसे जरा भी शर्म नहीं है, विधवा होकर भी। लेकिन माधवी ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बहुत मजबूत थे। पूरी बात तो सुन लो। भीड़ थोड़ी शांत हुई। वो रात तूफान की थी। उसके पास जाने की जगह नहीं थी, और मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उसे अंदर आने दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ के दिल नहीं पिघले। एक आदमी चिल्लाया, तो क्या हुआ? औरत होकर अकेले आदमी को घर में रखोगी? दूसरा बोला, विधवा होकर भी मर्यादा भूल गई। गोपाल से ये सब सहा नहीं गया। बस करो। वो जोर से बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। तभी ललिता आगे आई। उसके चेहरे पर झूठ का घमंड साफ दिख रहा था। अगर कुछ गलत नहीं था, तो इसे अपने कमरे में क्यों रखा? ये सुनते ही भीड़ और भड़क गई। गोपाल चौंक गया। ये झूठ है, मैं हॉल में सोया था। लेकिन अब सच की कोई कीमत नहीं थी। लोगों ने जो मान लिया था, वही सच बन चुका था। माधवी ने आखिरी बार सबकी तरफ देखा। क्या किसी ने मुझसे पहले पूछा कि सच क्या है? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि किसी को सच जानना ही नहीं था। सबको बस फैसला सुनाना था। मुखिया ने सिर उठाया और सख्त आवाज में कहा, गांव की मर्यादा के खिलाफ जाने के लिए माधवी देवी को समाज से अलग किया जाता है और गोपाल को गांव छोड़ना होगा। ये शब्द जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। मालकिन, ये सब मेरी वजह से हुआ। माधवी ने धीरे से कहा, नहीं, ये उनकी सोच की वजह से हुआ। उस दिन सिर्फ 2 लोगों को सजा नहीं मिली थी, बल्कि इंसानियत को सजा मिली थी। और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अभी तक जो देखा, वो सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल अब शुरू होगा। अगर तैयार हो तो लाइक करके इशारा कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उस शाम के बाद धर्मपुर गांव में सब कुछ बदल गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा बदला था, वो था इंसानियत पर लोगों का भरोसा। रात फिर से उतर आई थी, लेकिन इस बार हवेली के अंदर का सन्नाटा और भी भारी था। माधवी देवी खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान की तरफ देख रही थी, जहां बादल तो अब शांत हो चुके थे,
लेकिन उसके दिल का तूफान अभी भी थमा नहीं था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या सच में मैंने गलत किया? और उसी पल जैसे अंदर से एक आवाज आई, नहीं, इंसानियत कभी गलत नहीं होती। लेकिन दुनिया को यह कौन समझाए? उधर गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में गोपाल अपनी बीमार मां के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी मां ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? पंचायत ने क्या कहा? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मां, उन्होंने मुझे गांव छोड़ने को कहा है। ये सुनते ही उसकी मां कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर धीरे धीरे वो खाट से उठकर बैठ गई। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में ताकत थी। तू कहीं नहीं जाएगा? गोपाल ने हैरानी से देखा। लेकिन मां, पंचायत का फैसला। मां ने बीच में ही रोक दिया। पंचायत गलत हो सकती है, लेकिन सच नहीं। ये शब्द सीधे गोपाल के दिल में उतर गए। अगर आज तू चला गया तो झूठ जीत जाएगा। उस पल गोपाल के अंदर कुछ बदल गया। डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलने लगा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा। ठीक है मां, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सच साबित करूंगा। और उसी रात धर्मपुर गांव में एक और फैसला लिया गया। इस बार डर से नहीं, सच से। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल सीधा हवेली की तरफ चला गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल शांत, जैसे उसे पता हो आज क्या करना है। हवेली का दरवाजा खुला था। माधवी वही खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि गोपाल आएगा। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ आ गया। मैं भागूंगा नहीं, गोपाल ने धीरे से कहा। मैं सच साबित करूंगा। माधवी के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं भी। कुछ ही देर में पूरा गांव फिर से चौपाल में इकट्ठा हो गया। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। कल जो लोग गुस्से में थे, आज उनके चेहरों पर जिज्ञासा थी। देखते हैं अब क्या नया ड्रामा होगा। अगर इस वक्त आपके दिल में थोड़ा सा भी एहसास जागा है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो शायद आपको अंदर से तोड़ दे। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, अब क्या कहना है तुम्हें? गोपाल आगे बढ़ा। उसकी आवाज इस बार कांप नहीं रही थी। मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। भीड़ में हलचल हुई। उस रात मैं अपनी मां की दवाई लेने शहर गया था, लेकिन रास्ते में किसी ने मुझे धोखा दिया। मुखिया ने पूछा, कौन? गोपाल ने धीरे से भीड़ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ उठाया। वो हरिराम। भीड़ एकदम से चौंक गई। हरिराम, जो अब तक पीछे खड़ा सब देख रहा था, अचानक घबरा गया। ये झूठ है, वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। तभी भीड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। ये झूठ नहीं है। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ी। वो थी गोपाल की मां, लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब हरिराम मेरे बेटे के पैसे लेकर भागा था। पूरा गांव सन्न रह गया। हरिराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तो मजाक कर रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। और तभी माधवी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे। आज मैं भी एक सच बताना चाहती हूं। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये सुनते ही पूरा गांव जैसे जम गया। उनकी मौत के पीछे यही हरिराम था। एक पल के लिए हवा भी रुक गई। क्या? किसी ने धीरे से कहा।
माधवी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे। जमीन के लालच में उसने मेरे पति को रास्ते से हटा दिया। भीड़ में हलचल मच गई। हरिराम अब पूरी तरह घबरा चुका था। ये सब झूठ है, वो चिल्लाया। लेकिन माधवी ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये पुलिस रिपोर्ट है जो मैंने सालों पहले छुपा दी थी, डर की वजह से। लेकिन आज मैं नहीं डरूंगी। मुखिया ने फाइल ली और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका चेहरा बदलता गया। अब सच सबके सामने था। भीड़ में खड़े लोग जो कल तक माधवी को दोषी कह रहे थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। ललिता, फूलवती, जिन्होंने सबसे ज्यादा बातें बनाई थी, अब रो रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुखिया आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। आज हमने एक निर्दोष औरत की इज्जत पर सवाल उठाया और एक सच्चे इंसान को गांव से निकाल दिया। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, माधवी देवी, आप इस गांव की इज्जत है, और गोपाल, तुम इस गांव का गर्व हो। हरिराम को सजा दी जाएगी। उस पल धर्मपुर गांव में सिर्फ एक फैसला नहीं बदला था, बल्कि लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई थी। माधवी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज सच जीत गया। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और इंसानियत भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। स्किप मत करना, क्योंकि अगला सीन सब कुछ बदल देगा। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। अब जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह धर्मपुर गांव की हवा कुछ अलग थी। ना वो पुराने ताने थे, ना वो जहरीली फुसफुसाहटें, लेकिन एक भारीपन था, एक शर्म थी जो हर इंसान के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर फैल रही थी, और उसी हवेली के बाहर गांव के लोग बिना बुलाए इकट्ठा होने लगे थे। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, बस सब खामोश खड़े थे, जैसे हर किसी के अंदर अपनी ही गलती का बोझ हो। ललिता, फूलवती और वो सारे लोग जो कल तक उंगली उठा रहे थे, आज अपनी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी हवेली का बड़ा सा दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आई माधवी देवी। सफेद साड़ी, सीधा खड़ा हुआ सिर, और आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी ताकत थी। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े और पूरा गांव अपने आप पीछे हट गया। कुछ पल तक बस सन्नाटा था। फिर गांव के मुखिया आगे आए। उनकी आंखें झुकी हुई थी, आवाज भारी थी, माधवी देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहते कहते उनकी आवाज कांप गई। हमने बिना सच जाने आपकी इज्जत पर सवाल उठाया, आपको गलत समझा। उनके पीछे पूरा गांव खड़ा था, और अचानक सब एक साथ बोल पड़े, हमें माफ कर दीजिए। ये शब्द सीधे दिल से निकले थे। लेकिन क्या वो लड़की सबको माफ कर देगी, या फिर इस बार वो ऐसा फैसला लेगी जो सब कुछ बदल देगा? सच जानने के लिए आगे जरूर देखना, और अगर आप भी जानना चाहते हो उसका फैसला, तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे कहानी नहीं, एक बड़ा सच सामने आने वाला है। क्या इतना काफी था? माधवी कुछ पल तक सबको देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं थे। वो धीरे से आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, माफी मैं दे सकती हूं। भीड़ में हलचल हुई, सबकी सांसें थम गई। लेकिन बस ये एक शब्द, और पूरा माहौल फिर से गंभीर हो गया। एक शर्त पर। मुखिया ने सिर उठाया। कौन सी शर्त? माधवी ने पूरे गांव की तरफ देखा। आज के बाद इस गांव में किसी भी औरत की इज्जत पर बिना सच जाने सवाल नहीं उठेगा।
उसकी आवाज अब मजबूत थी और किसी गरीब इंसान को उसकी हालत देखकर छोटा नहीं समझा जाएगा। पूरा गांव चुप था, लेकिन इस बार यह खामोशी डर की नहीं, समझ की थी। धीरे धीरे मुखिया ने सिर झुका दिया, हमें मंजूर है। और फिर पूरा गांव एक साथ सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे उन्होंने सच में कुछ सीख लिया हो। तभी मुखिया ने गोपाल को आगे बुलाया। गोपाल धीरे धीरे आगे आया, उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। गोपाल, मुखिया ने कहा, आज से तुम सिर्फ नौकर नहीं, इस गांव के सबसे सम्मानित इंसानों में से एक हो। यह सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। मैंने तो बस इंसानियत निभाई। उसकी आवाज में सच्चाई थी, और वही सच्चाई आज उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन माधवी के मन में अभी भी कुछ बाकी था। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं भी एक फैसला लेना चाहती हूं। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। आज से ये हवेली सिर्फ मेरी नहीं रहेगी। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। ये बनेगी एक आश्रय उन औरतों के लिए जिनके पास कोई सहारा नहीं है। एक पल के लिए पूरा गांव चुप हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जिस औरत को कल तक समाज से निकाल दिया गया था, आज वही औरत उसी समाज के लिए सहारा बनने जा रही थी। ललिता और फूलवती रोने लगी। हमने आपको गलत समझा। माधवी ने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी इंसानियत है। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो सुकून देने वाली थी। जैसे आसमान भी आज इस बदलाव का गवाह बनना चाहता हो। कुछ महीनों बाद वही हवेली जहां कभी सन्नाटा था, अब हंसी से गूंज रही थी। वहां कई औरतें थी जो पहले टूटी हुई थी, अकेली थी, लेकिन अब बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था, जो हर सही फैसले में उसके साथ खड़ा रहता था। धर्मपुर गांव जो कभी अफवाहों से चलता था, आज सच्चाई और इंसानियत से जीना सीख रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सीख अभी बाकी है, और वो सीख आपके दिल तक पहुंचने वाली है। कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन धर्मपुर गांव की वो घटना आज भी हर दिल में जिंदा थी। वो हवेली जो कभी सन्नाटे और डर की पहचान थी, आज उम्मीद की रोशनी बन चुकी थी। दरवाजे अब बंद नहीं रहते थे, खिड़कियों से हवा के साथ हंसी भी अंदर आती थी। और उस आंगन में जहां कभी अकेलापन बैठा करता था, आज कई औरतें एक नई जिंदगी जी रही थी। कोई अपने टूटे हुए रिश्तों से भाग कर आई थी, कोई समाज के तानों से हारकर, और कोई बस इसलिए क्योंकि उसके पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। लेकिन यहां आकर सबको एक चीज मिली थी, अपनापन। माधवी देवी हर सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में दिया जलाती, और फिर हर उस चेहरे को देखती जो अब धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रहा था। उसके चेहरे पर अब वो दर्द नहीं था जो कभी उसकी पहचान बन चुका था। अब वहां एक सुकून था, एक गर्व था, और शायद एक नई शुरुआत भी। कभी कभी एक सच पूरी दुनिया नहीं बदलता, लेकिन एक गांव की सोच जरूर बदल देता है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। उसी दिन शाम के समय हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हुई थी। माधवी हवेली के बरामदे में खड़ी थी, हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मालकिन। वो मुड़ी। गोपाल खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब वहां आत्मविश्वास था, सम्मान था,
और एक सच्चा रिश्ता था। सब लोग आपको बुला रहे हैं, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। माधवी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? गोपाल हल्का सा हंसा। आज इस आश्रय को पूरे 1 साल हो गया है। माधवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। 1 साल, उसने धीरे से दोहराया। फिर वो आंगन की तरफ बढ़ी, जहां सभी औरतें खड़ी थी। कुछ के हाथ में दिए थे, कुछ के चेहरे पर मुस्कान। और जैसे ही माधवी वहां पहुंची, सबने एक साथ ताली बजाई। लेकिन ये ताली सिर्फ खुशी की नहीं थी। ये ताली थी उस हिम्मत के लिए जिसने एक गलत सोच को बदल दिया। एक औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर उस दिन आपने हमें ये जगह नहीं दी होती, तो शायद हम आज जिंदा भी नहीं होते। ये सुनते ही माधवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। फिर उसने सबकी तरफ देखा। अगर उस दिन मैंने भी समाज के डर से दरवाजा बंद कर दिया होता, तो शायद आज ये सब नहीं होता। उसकी आवाज भर गई। कभी कभी एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। पूरा माहौल भावुक हो चुका था। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन कोई अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि आज हर कोई उस पल को जीना चाहता था। माधवी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज मैं अकेली नहीं हूं। गोपाल उसके पास आकर खड़ा हो गया। और कभी होंगी भी नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए, ये रिश्ता नाम का मोहताज नहीं था। ये रिश्ता सिर्फ भरोसे और इंसानियत पर टिका था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत थी। बारिश की बूंदें अब हर चेहरे को भिगो रही थी, लेकिन इन बूंदों में दर्द नहीं था। इनमें एक नई जिंदगी की खुशबू थी। और धीरे धीरे कैमरा जैसे पीछे हटता है, हवेली दिखती है, आंगन दिखता है, वो मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं। और फिर एक आवाज गूंजती है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो हमें बदलने के लिए होती है। समाज अक्सर बिना सोचे फैसला कर देता है, लेकिन सच हमेशा वक्त लेकर सामने आता है। और याद रखिए, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसे या हालात से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से होती है। अगर उस रात एक दरवाजा बंद हो जाता, तो कई जिंदगियां अंधेरे में रह जाती। लेकिन एक दरवाजा खुला, और उसी के साथ इंसानियत भी। अब आपसे एक सवाल, अगर आप उस गांव में होते और आपने वो रात देखी होती, तो क्या आप भी भीड़ के साथ खड़े होते या सच के साथ? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक जवाब किसी की सोच बदल सकता है।